Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to Octahedron Chemistry classes. जैसे कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था मैक्सवेल डिमोन एक्सपेरिमेंट को, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी आज का लेक्चर हम देखते हैं जरा बेटा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सवेल डिमोन एक्सपेरिमेंट में ये बात की थी कि जो डायग्राम्स आगे मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि पहले तो आपके सारा डिस्कस हमने किया है। अगर आपने नहीं देखी तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप जरा देख लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस डायग्राम के मुताबिक ये था कि एक कंटेनर है लार्ज सा, या फिर दो सिलेंडर है, उन दोनों को सेपरेट किया हुआ एक पार्टीशन के जरिए, और एक सिलेंडर के अंदर हमने वो तमाम, देखिए एक सिलेंडर के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को मिक्स करके रखा हुआ है। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कुछ की कम है। और दूसरे वाले सिलेंडर बी में भी हमने ये बात की कि भाई कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कुछ की कम है। अब जाहिर बात है दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम होगा, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो बिल्कुल जीरो होंगे, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर ए और टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक हो गया। अब यहां से आगे हमने ये डिस्कस किया कि अब जो डिमोन है, जिसको मैंने आपको कहा था कि ये करेक्टर है, इट इज अ करेक्टर। ठीक है, तो ये करेक्टर क्या करेगा, ये करेक्टर कंट्रोल करेगा किस चीज को, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम दी ओपनिंग, फ्रॉम दिस ओपनिंग से। अब यहाँ पे जो ओपनिंग है इसकी डायमेंशन मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से होगा, तो इसका मतलब है कि एक एक करके मॉलिक्यूल यहाँ से मूव होगा। तो डिमोन क्या करेगा बेटा, डिमोन ये करेगा कि कंटेनर ए से बी की तरफ अलाउ करेगा उन तमाम गैस मॉलिक्यूल्स को जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि जो रेड कलर है, ठीक है, ये जो रेड कलर की मॉलिक्यूल्स है, इनको मैंने सपोज किया था कि दीज मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनकी ज्यादा होगा। ठीक है, और जो ग्रीन कलर से मैंने मॉलिक्यूल्स को शो किया था, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है, अब जब ये डिमोन उन तमाम मॉलिक्यूल्स को जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है उनको बी में शिफ्ट करेगा, और बी से वो तमाम मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगा उनको ए में शिफ्ट करेगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए कंटेनर उन तमाम मॉलिक्यूल से भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और बी वाला क्या हो जाएगा बेटा, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब आप जरा मूवमेंट के बाद, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के बाद की कंडीशन अगर आप जरा देखें, तो इसमें क्या होगा कि कंटेनर ए के अंदर वो तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगा। ठीक है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लो होगा। और कंटेनर बी के अंदर वो तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगे। अब अगर आप पॉइंट को जरा क्लियरली देखें, तो पहले टेम्परेचर दोनों का बराबर था क्योंकि इक्विलिब्रियम थी दोनों में, मतलब ए कंटेनर और बी कंटेनर कंटेनर दोनों के अंदर इक्वल मॉलिक्यूल्स थे, लो काइनेटिक एनर्जी वाला और हाई काइनेटिक एनर्जी वाला। अब हुआ क्या है कि जो बी कंटेनर है ये फुल हो गया विद द मॉलिक्यूल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो हो जाएगी, लो वाले काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लो वाले मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस साइड वाले सिलेंडर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इस वाले की ज्यादा हो जाएगा। एज ए रिजल्ट अ टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अ टेम्परेचर डिफरेंस इज क्रिएटेड। ठीक है, अब एक टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। अब स्पॉन्टेनियसली इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो, अगर ऐसा सिचुएशन होता हमारे पास कि एक कंटेनर की टेम्परेचर ज्यादा होती और दूसरे की कम होती, तो जाहिर बात है हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करता स्पॉन्टेनियसली। लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों पहले इक्विलिब्रियम पे था,
अब मॉलिक्यूल्स मूव हो रहा है, तो मॉलिक्यूल विदाउट कॉस्ट ऑफ एनर्जी मूव नहीं करेगा। तो यहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि दिस कुड नॉट हैपन, दिस कुड नॉट हैपन विदाउट कॉस्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के खर्च किए बगैर या एक्सटर्नल एनर्जी के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। अब आप देखिए यहाँ पे पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, अब हुआ क्या है कि एंट्रोपी भी क्या हो गया, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे जब एंट्रोपी मैक्सिमम से एंट्रोपी मिनिमम की तरफ जा रही है, एंट्रोपी मिनिमम की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी मैक्सिमम से एंट्रोपी मिनिमम में इसलिए यहां पे जा रही है क्योंकि अब इसके अंदर बेतरतीबी खत्म हो चुकी है या बेतरतीबी खत्म हो रही है। अब आप इसमें ये बात कह सकते हैं कि अगर एंट्रोपी मैक्सिमम होता तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती। अब चूंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है, अब आप देखें ना इस साइड पे, अगर आप देखें तो इस साइड वाले कंटेनर के अंदर एंट्रोपी क्या हो गया, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। और इस साइड पे देखें, इस साइड पे भी देखें तो सेम एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इस साइड पे भी क्या है, डिक्रीज हो गई है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली होगा नहीं विदाउट कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हाँ, अब देखिए अगर ऐसा कोई प्रोसेस होता जिसमें बॉडी अगर हमारा हॉटर होता और ये वाला कोल्डर होता, ठीक है, मतलब यहाँ पे हॉट बॉडी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोल्ड बॉडी है। अब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो हीट का फ्लो है वो स्पॉन्टेनियस है, और कोल्ड से हॉट की तरफ क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये वाला प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, और ये वाला प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां से एक चीज की हमें आइडिया क्लियर हो जाती है कि अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और यहाँ पे एंट्रोपी मैक्सिमम से मिनिमम भी हो रही है, तो ये क्लियर वायलेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। तो ये वायलेशन भी कर रहा है किसकी, वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो है सेकंड लॉ को भी क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा एक्चुअली रियलिटी में होगा नहीं, ठीक है। और इसको होने के लिए एनर्जी चाहिए, जाहिर बात है, मॉलिक्यूल्स को इस कंटेनर से इस कंटेनर में जाने के लिए और इस कंटेनर से इस कंटेनर में आने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये प्रोसेस एक्चुअली हैपन नहीं होगा। तो फिर ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये मतलब इसको पढ़ने का फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है, अगर ये ऐसा होता नहीं है तो इसको इसलिए अभी तक हम इसको कंसिडर करते हैं मैक्सवेल डिमोन की जो एक्सपेरिमेंट है, ये पढ़ने का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर मैं इसको कंक्लूजन की फॉर्म में अगर यहाँ पे मैं लिखूं, ठीक है, कंक्लूजन की फॉर्म में, तो एक चीज याद रखिएगा कि इस एक्सपेरिमेंट से एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गया थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है या प्रोबेबिलिटी का जो टर्म है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो यहां से बेसिकली इंट्रोड्यूस हो गया। और प्रोबेबिलिटी कहते हैं द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, किसी भी जो है इवेंट की होने की जो चांस होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिखते हैं कि ही इंट्रोड्यूस्ड, ये जो मैक्सवेल है इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया द टर्म probability in thermodynamics। तो ये बेसिकली इसकी अचीवमेंट थी, इस वजह से हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस बेसिकली इस वजह से थी प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हम आगे एक टॉपिक पे हमारा आएगा, ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है, सब शेल का जो कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे भी ये बात हम करेंगे। मतलब किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि वो प्रोसेस होने की जो चांस है,
ये किसी इवेंट का होने की जो चांस है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर एंट्रोपी चेंज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का जो टर्म थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया मैक्सवेल ने, इसकी वजह से पूरी थर्मोडायनेमिक्स एक ओल्ड जो उनकी जो थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर एक नई चीज इसमें लेके आई, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी था और बहुत ज्यादा न्यू जो है इन्वेंशन भी थी। तो इस वजह से हम मैक्सवेल की डिमोन एक्सपेरिमेंट को अभी तक हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये था अबाउट मैक्सवेल डिमोन थाउड एक्सपेरिमेंट। और ये एक थाउड एक्सपेरिमेंट है क्योंकि ये रियलिटी में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, रियल में ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वहां पे आपको आंसर करूंगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग अच्छे से इसको जरा सुने लेक्चर को, और इसको जरा यहाँ पे जो मैंने नोट्स लिखा है ये भी बड़ा सिंपल से सिंपल करके मैंने लिखा है, इसको भी आप उसको अपने पास कॉपी कर ले। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे स्टॉप करने जा रहे हैं लेक्चर को। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।